हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपसे एक्ट डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले की 2 वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें जो पहले के एक्ट थे उन्हें हमने आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1873 का अधिनियम, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत शासन अधिनियम। चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। कितनी होती थी? 6 महीने होती थी। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इससे पहले कोई भी रूल्स बनता था, कोई भी लॉ बनता था, उसमें जो हम भारतीय प्रतिनिधि थे उनको शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रतिनिधि अब इसमें शामिल हो सकते थे और उस कानून जो भी बन रहा है उसमें अपनी राय दे सकते थे। अगला है 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और वैसा ही हुआ। 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया, तो 1 जनवरी 1874 को। और इससे पहले का जो एक्ट था, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया था 1858 का जो अधिनियम था, उसमें तो हमने कहा था कि वहां पर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में शासन करने के जितने भी अधिकार थे सब छीन लिए थे, और सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई थी। अगला है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा पत्र के दौरान जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्हें भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया कि अब भारत की जो सुपर हेड हैं वो महारानी विक्टोरिया हैं। अगला है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, और इसके द्वारा क्या किया गया? राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई कि जो भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी इनकम हो रही है, यानी कि जो भी बजट है, उस पर क्या कर सकते हैं? बहस कर सकते हैं, और जो इसकी कार्यकारिणी है उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो पेपर में कई बार अगर पूछ लिया जाए कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष आया, तो आप बता दें 1909 में आया। ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया कि पहली बार जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनको अलग से उनका प्रतिनिधित्व की बात कही गई, और इसमें जो मुस्लिम सदस्य थे उनका चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। अब ऐसा किसने किया? तो इससे क्या हुआ कि जो सांप्रदायिकता थी उसको वैधानिकता प्रदान हो गई, और क्या हुआ कि जो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन जनक के रूप में जाना गया। कई बार परीक्षा में आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन जनक के रूप में किसे जाना गया है, तो लॉर्ड मिंटो को। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। तो ये एक्ट थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको एक ही उसमें क्यों नहीं किया? भाई, एक में कर देते तो वो काफी बड़ा खिंच जाता है, इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर किया है, जिससे ये आपको इतने ज्यादा टफ ना लगे। जब किसी भी चीज को आप हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं तो वह उतनी ही आसान हो जाती है। इसका एक और वीडियो आएगा, इन 4 वीडियो के अंदर ये जितने भी टोटल एक्ट है वो हमारे पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।